हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। कैसा चल रहा है सब कुछ। कभी कभी मैसेज करके बता देनी चाहिए अपनी मन की बात। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, टेक का नॉन टेक है। उसके अलावा यूट्यूब आपके पास में है, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन करके बता दीजिए अपनी हालत। तो क्या है क्या नहीं है, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारा जो रिलेशन है एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट जो है, सिर्फ आप लोग क्लास में आते हैं, वीडियो देख करके चले जाते हैं, कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, है ना। लेकिन हमारे बीच में एक और रिश्ता होता है, वो है इंसानियत का। तो जो भी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान फील कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए हमारे साथ में। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, मेरी समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं है, इसका समाधान निकालने के लिए कोई नहीं है, तो हम हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, टेक का नॉन टेक टेलीग्राम चैनल है। वहां पे जो है आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ग्रुप में करना जरूरी नहीं है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है बच्चे, जब कोई एग्जाम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अभी एक ऐसा समय है कि आपको पता है कि एग्जाम होना है, लेकिन उसके लिए जो है आपका अभी ये टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड जिसे हम कहेंगे। यहाँ पे बच्चा अगर ढील छोड़े तो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। अगर उसने अच्छी सी मेहनत यहाँ पे कर ली तो वो जो है आपका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही आना है, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, आपकी जो मनोस्थिति है, मैं समझ सकती हूँ कि कैसी चल रही होगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग फील करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, वैसे सबके पास में अपने दोस्त होने चाहिए, अपने जो है फैमिलीज के साथ में अच्छे आपके टाइज होनी चाहिए, ताकि आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकें। ठीक है, अगर नहीं है बाय द वे, तो तब जो है आप शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए मिलकर के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, मिलकर के जो है सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी आपकी समस्या होगी उसका। ठीक है, अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम नेपाल की न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने वैसे सुन लिया होगा, देख भी लिया होगा, टीवी में बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो है उस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि जेन जेड का रिवोल्यूशन जो है नेपाल में हम लोग देख रहे हैं। और सिर्फ नेपाल ही नहीं, ये जो है आपकी जो हालत है, हमने इससे पहले साल जो है बांग्लादेश में देखा था, है ना। तो ये बच्चे आपका अभी न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आज हमें देखने को मिलेगा, और ये हमें याद भी रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि 2011 के बाद से ना इस तरीके की जनसंख्या के आंकड़ों में हम बहुत सारी कम चीजों को देख रहे हैं। इसीलिए एग्जाम में भी आप लोग देखेंगे कि 2011 के जो आंकड़े हैं वही बार बार पूछे जा रहे हैं, वही बार बार पूछे जा रहे हैं। उसी में और डीप जो है आपका क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी रिसेंटली जो है आपका भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% थी। अभी ये बढ़कर के 2023-24 में 80.9% हो गई है। ठीक है, याद रखना बच्चे इससे कि ये 2011 में 74% से बढ़कर के 2023 से 24 में 80.9% हो गई है। ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में कहा। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है ना। इसी से रिलेटेड अभी हम एक और न्यूज पढ़ेंगे। तो ये जो है ऐसे मतलब स्टेट हो गए हैं, ऐसे कैपिटल हो गए हैं कि जहां पे 95% से ज्यादा लिटरेसी रेट है। और 95% से ज्यादा लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? पूर्ण साक्षर, है ना, कंप्लीट लिटरेसी हम कहते हैं। तो ये जो है बच्चे आपका, ये सारे के सारे हमारे यूटी हैं। अभी इसकी भी लिस्ट में अभी आपको बताऊंगी। सितंबर 2025 में अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने 99.3% साक्षरता दर के साथ में चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होकर के शिक्षा में नया कीर्तिमान स्थापित भी अभी रिसेंटली किया है। देखिए, इसी न्यूज को थोड़ा सा हम और डीप में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये याद रखना कि ये जो है आपका 74% से 80.9% हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा ये बात कही गई है, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा ये बात कही गई होगी, तो किसी ना किसी सर्वे पे आधारित होगी, है ना, किसी न किसी इवोल्यूशन का रिजल्ट जो है आंकड़ा होगा। तो हमें याद रखना है, भले ही 2026 2027 की जो जनगणना है उसके रिजल्ट, उसके डेटा जब भी आए, जितने भी आए, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये चीज हमें याद रखनी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मंत्रालय। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक कंपनी है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL और जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी छात्रों और को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये एग्रीमेंट हुआ है,
एग्रीमेंट जो है आपका एक पीएसयू है, कोल इंडिया लिमिटेड, और दूसरा जो है आपका क्या है, एक कह सकते हैं कि नेशनल एंटिटी, नेशनल, और दूसरा जो है आपका नेशनलाइज्ड एंटिटी है, ठीक है। नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास निगम। दोनों के बीच में क्या है, एक टाई हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, दोनों मिलकर के जो आदिवासी छात्र हैं, ठीक है, जो आदिवासी छात्र हैं उनको सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाने वाले हैं। कार्यक्रम क्या है बच्चे आपका, याद रखना, यह है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार नवोदय स्कूल के बारे में, नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे जो होनहार छात्र हैं, है ना, पहले एक पेपर होता है, उस पे एग्जाम को जो है क्लियर करना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद में बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में होता है। उसके बाद में उसकी खाने पीने की, उसकी जो है आपका जो उसका एजुकेशन का जो खर्चा होता है, वो सब कुछ जो है सरकार के द्वारा उठाया जाता है ना। उसी तरीके से जो है आपका एकलव्य मॉडल आधारित हॉस्टल सुविधा जो है आदिवासी छात्रों के लिए जो है आपका शुरू की गई है, जिसमें बच्चे आपको याद रखना। अच्छा, इस पहल के तहत, ये जो इनिशिएटिव है, इसके तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा, करियर मार्गदर्शन, मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाएं तथा शिक्षक क्षमता निर्माण जैसे सुविधाएं मिलेंगी, जिससे लगभग 30,000 आदिवासी छात्रों को लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना कि आदिवासी जो बच्चे हैं, है ना, जो शेड्यूल ट्राइब से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए उनका जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उनको सुधारा जाना है, उसमें चीजों को जो है डेवलप किया जाना है। और उस डेवलपमेंट में जो है हमारी मिनिस्ट्री तो है ही, साथ में जो है एक पीएसयू भी है, इसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। बेसिकली बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा रिसेंटली किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, हमारे जो एसटी बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो यह है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली न्यूज है आपकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से। इन्होंने हाल ही में नेवर अलोन नाम का एक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, नाम है इसका नेवर अलोन। और ये बच्चे किस चीज से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसका एम क्या है। ये है आपका मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम है। ये जो मेंटल हेल्थ से, जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से जो गुजर रहे लोग हैं, उनके लिए, उनके स्टेबिलिटी के लिए, उनके उपचार के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली एम्स के द्वारा जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, छात्र आत्महत्या रोकना और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो स्टूडेंट सुसाइड से उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो है आपका ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद है आपकी नेशनल न्यूज, ये आई है बच्चे आपका केंद्रीय संचार मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूपीआई यूपीयू, ठीक है, यूपीआई तो अपना है, आप लोग को पता है, दूसरा आपका यूपीयू है। इसको थोड़ा सा देखेंगे ये क्या है। अब दोनों की इंटीग्रेशन एकीकरण, मतलब कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। दोनों के एकीकरण परियोजना का उद्घाटन दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में किया गया है। यूपीआई और यूपीयू एकीकरण परियोजना एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू इसके वैश्विक डाक नेटवर्क से जोड़ती है। यूपीआई यूपीयू एकीकरण का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण, मनी ट्रांसफर को तेज, सस्ता, सुरक्षित और आसान बनाना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, सारे एस्पेक्ट इसके याद रखना। जिस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको चारों बातें याद रखनी है जो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यूपीआई और यूपीयू, ये बेसिकली यूपीआई तो अपना है ना, ये आपका क्या है, मनी ट्रांसफर इंटरफेस है जो कि सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। अब यूपीयू क्या है, ये बच्चे आपका यूनिवर्सल चलने वाला एक सिस्टम है, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है और इसे जो है यूपीआई के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो बेसिकली इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि जो उनकी सर्विसेज है वो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो उनकी सर्विसेज है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे मनी ट्रांसफर होता है वो बहुत आसानी से हो सकेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इन दोनों का मर्जर, दोनों का एकीकरण किया गया है। और ये कहाँ पे हुआ है, इस चीज को भी याद रखना बच्चे, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो कि दुबई में हुई है, यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया हमारे जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं यानी कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा, ठीक है।
अगली न्यूज बच्चे आपकी है यूपी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में सभी सरकारी शिक्षकों, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक सहायता प्राप्त शिक्षकों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया शामिल हैं, उनको कैशलेस चिकित्सा उपचार, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, याद रखना बच्चे, कैशलेस चिकित्सा उपचार किसे दिया जा रहा है? टीचर्स को। ठीक है, किसने कहा है? हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। सारे के सारे सरकारी शिक्षक, इसमें आपके प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो भी हैं, इसमें आपके माध्यमिक के जो टीचर हैं वो भी हैं, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक हैं वो भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं। तो बेसिकली वही एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा है उनको जो है आपका ये किया गया है। ठीक है, ये सुविधा देने के लिए घोषणा की गई है, यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? आपके आसपास जो भी टीचर है, ठीक है, सरकारी टीचरों को याद रखना, हमें मत याद रखना, हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो सरकारी टीचर्स हैं उनको याद रखिए, और ये भी याद रखिए इन्हें यूपी सरकार जो है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे याद रखिए, ये आपका यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है इंटरनेशनल, भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेपाल। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अभी कुछ ही सेशन पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है ना। जो आपके मेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो बैन कर दिए, उसके साथ में जो है 26 और जो है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे वो भी बैन कर दिए थे। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या रहा या फिर क्यों जो है आपका किया गया? अब सरकार ने अपने बचाव में रीजन तो बड़ा ही उस तरीके से दिया था कि इनका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, या फिर ये जो है रजिस्ट्रेशन जो है इनका खराब है, या सही से जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये नेपाल में नहीं लॉन्च किए गए हैं। तो बेतुका सा जो है इसके पीछे रीजन दिया था। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था बच्चे? यहाँ के जो लोग थे वो लगातार सोशल मीडिया कैंपेन जो है चला रहे थे, किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है ना, और नेपाल के जो नेता हैं उनकी जो इकोनॉमी है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस था, है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि नेपाल, आप सभी को पता है बच्चे, कि बहुत बड़ी इकोनॉमी वाला देश नहीं है, छोटा सा देश है, कम पॉपुलेशन है ना। और इकोनॉमी में जो है टूरिज्म एक इनका मेन सेक्टर है जहां से की कमाई करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि लोगों की अपनी जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, देश की जीडीपी जो है वो भी बढ़ नहीं रही है ना। देश के पास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके भी आसार जो है बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं उनकी अगर लाइफ स्टाइल देखें तो वो जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप हो रही है ना, अच्छे अच्छे जो है ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है आपके उनको दिखाई दिए। उसके बाद में वहां के बच्चों ने, खास करके जो जनरेशन जेड है ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से जो है अपने नेताओं को, उनके बच्चों को, नेपो किड्स को जो है आपका टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये कैंपेन जो है बहुत ही तेजी पकड़ने लगा, और पहले जो है आपका ये ट्विटर हो गया, उसके बाद में आपका इंस्टा, ये सारी की सारी जो सोशल, फेसबुक हो गया आपका, यहाँ पे जो है आपका एक फीवर के जैसे फैलने लगा। तो वहां की सरकार ने क्या किया कि इस कैंपेन को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग ही बैन कर दिए, सारे के सारे जो है बंद कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ? प्रदर्शन। उसके बाद में क्या हुआ आप लोग देख रहे हैं ना। अब वो प्रदर्शन बचे किसी और डायरेक्शन में भी जा रहा है ना। वहां पे जो है जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, क्योंकि आवाज उठाना, है ना, और दंगे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें बचे ना। अब उसमें जो है आपका कोई कह रहा है कि अमेरिका का हाथ है, या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, वो सी बातें बचे, है ना। पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से सिनेरियो अभी बन रहा है पूरे देश में, जो है कंट्रोल करने की जो अमेरिका की चाहत है ना, पूरे यूनिवर्स पे जो है आपका कंट्रोल करने की चाहत है, तो वो कर भी सकता है ना। छोटा सा देश है, मैनिपुलेट करने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जनरेशन जेड के द्वारा जो स्टार्ट हुआ था कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन था, उसके बाद में जो है आपका धरना प्रदर्शन पे जो है आपका आया। और अभी जो है इसकी हालत ये हो गई है, इतना रौद्र रूप जो है इस प्रोटेस्ट ने ले लिया है कि यहाँ के जो हेड ऑफ द नेशन है उनको अपना पद त्यागना पड़ा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है ना। ये आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। तो ये विरोध प्रदर्शन किसके कारण हुए थे? नेपाल सरकार के द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन जेड, जन जेड के युवाओं के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या होता है ना, आप जब किसी तरीके का ऐसा प्रोटेस्ट देखें, है ना, उन प्रोटेस्ट में जो है हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, हमेशा याद रखना, है ना। कोई भी चीज एकदम से ब्लैक नहीं है, कोई भी चीज एकदम से व्हाइट नहीं है, हमेशा उसका बीच का एक फेज होता है जिसे ग्रे कहते हैं। यहाँ पे भी वही है।
है ना। कुछ लोग तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे हैं कि जिनको जेन्युइन चाहिए कि हमारे देश में बदलाव हो, और शायद ज्यादातर जो परसेंटेज है वो ऐसे ही हैं जिनको एक्चुअल में चाहिए कि हमारे देश में बदलाव हो, है ना। ये जो नेता हैं, ये जिस तरीके से कंट्री को चला रहे हैं, या फिर करप्शन जितना ज्यादा हो रहा है कि जिन लोगों को पैसे मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, बस एक जो है आपका कम्युनिटी है या फिर एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको जिनकी कमाई हो रही है, सारे देश का हित जो है उसमें नहीं है ना। तो कुछ परसेंट या फिर ज्यादातर परसेंट जो आपके प्रोटेक्टर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले लोग रहे होंगे वो इसके हित में रहे होंगे ना। कुछ जो है आपके हमेशा कुछ ना कुछ भीड़ों में ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा आक्रमणकारी, थोड़ा सा जो है आपका प्रोटेस्ट की दिशा बदलने वाले, है ना। वो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटेस्ट में देखिए आप उसकी तस्वीरें जो आई है, वहां पे उनके हाथ में जो है बड़ी बड़ी गन्स है ना। तो वो स्टूडेंट तो नहीं है बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट नहीं है ना, जिनके हाथों में गन है वो स्टूडेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों का जो उनकी भावना है, या फिर एक तरीके से जो इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, उसका जो है कहीं ना कहीं किसी और को भी फायदा मिल रहा है ना। अभी जो है सरकार इस तरीके से जो है अभी गिर रही है, अभी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, कैसे स्टेबिलिटी आती है, कौन जो है बीच में आता है ना। जैसे बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में जब इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद में वहां पे जो वहां की आर्मी है वो बीच में उन्होंने जो है आपका एक तरीके से पूरी कंट्री को कंट्रोल में किया, है ना। अभी भी वही हालत है वहाँ पे। अभी नेपाल को देखते हैं कि क्या यहाँ पे किया जाता है, क्या यहाँ की सरकारें जो है अपनी कंट्री को कैसे बचाती हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं जनरेशन जेड, वो देश को किस दिशा में लेकर के जाते हैं, है ना। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात कही थी वो इसीलिए कही थी क्योंकि बच्चे आप लोगों में से भी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी जनरेशन के हैं, है ना, जनरेशन जेड वाले बच्चे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देख करके इवोल्यूएट करके, और खास करके जनरेशन भी आपकी नई है, और दूसरा जो है उम्र भी ऐसी है कि हम हर चीज़ को जो है एक ही सिरे से देखना जानते हैं, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप लोगों को थोड़ा सा मेच्योरिटी आएगी, आप लोगों को चीज़ों को तोलना परखना आएगा कि कैसी चीज़ें होती हैं, है ना। एक चीज़ जो दिखाई जाती है वो कभी भी सच नहीं होती है, हर चीज़ के जो है दो पहलू जरूर होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है, उसी तरीके से जो है कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए, अपनी कंट्री के लिए लीजिए, किसी के लिए लीजिए, हमेशा जो है एक बात सुन करके जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेना, हमेशा हर चीज को जो है थोड़ा सा तोल मोल करके जो है उसके बाद में जो है कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो वो बच्चे आपका है जनरेशन जेड जो है इसे कहा जा रहा है, युवाओं से जो है इस आंदोलन को जोड़ा जा रहा है। और एक तरफ से अगर मैं अपनी वो बताऊं, आपको राय बताऊं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अगर कोई जनरेशन जिसको कि हमारे देश में तो नालायक ही माना जाता है ना, क्योंकि उस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं है जनरेशन का जैसा होना चाहिए, है ना। बाकी चीजों में जो है आपका बहुत ज्यादा है, और ऐसी चीजों में ज्यादा है जहां पर कि मतलब देश के लिए बेनिफिटेड नहीं है वो चीज, जहां पे कि हमारा जो जनरेशन जेड है इंडिया का अगर मैं कहूँ तो वो जो है आपका वैसी चीजों में नहीं है जहाँ पे कि देश का बेनिफिट हो। फालतू की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, लेकिन एक्चुअल चीजों में जहाँ पे कि मुद्दे वाली चीजें हैं वहां पे नहीं रहता है ना। तो ऐसे ही एक आंदोलन जो है हमारे देश को भी जरूरत है। हमारा जनरेशन जेड जब जागेगा, जब सोशल मीडिया नेटवर्किंग से बाहर निकलेगा, तब जो है यहाँ पे भी एक ऐसा ही आंदोलन देखने को मिलेगा, और वहां पे भी बीच में जो है ऐसे घुसने वाले जो आंदोलन को खराब करने वाले लोग हैं वो भी जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। तो वजह ये थोड़ा सा याद रखना। अभी नेपाल में आपका ये हुआ है, उसके बाद में देखते हैं अभी नेपाल की आगे की कंडीशनिंग कैसे होती है, कैसे यहाँ के बच्चे कहाँ ले जाते हैं देश को। चलिए आगे है आपका, वैसे न्यूज हमने पहले पढ़ ली है, थोड़ा सा डेटा है जो कि आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश 8 सितंबर को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा इसके मिल गया है ना। पूर्ण साक्षर जब हम कह रहे हैं बच्चे किसी भी स्टेट को, किसी भी यूनियन टेरिटरी को, तो हम 95% से ज्यादा कह रहे हैं। और अभी तक जितने भी राज्य हैं जिन्होंने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, उसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हिमाचल प्रदेश ने बताई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बच्चे वही स्टेट है, अगर आपको याद हो पिछले से पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में न्यूज पढ़ी थी। यहाँ पे जो आपके सीएम है उन्होंने खुद को पूरे स्टेट को जो है डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट घोषित किया था, है ना। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपको याद रखना है पहाड़ी स्टेट है। राज्य की साक्षरता दर कितनी हो गई है, 99.3% तक पहुंच गई है, जो कि केंद्र सरकार के मानक 95% से बहुत ज्यादा है। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में लद्दाख आता है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है। अब थोड़ा सा इनका कंपैरिजन देखते हैं, है ना। कंपैरिजन में क्या क्या है बच्चे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज अभी तक किसने बताई है, हिमाचल प्रदेश ने बताई 99.30%, मिजोरम ने 98.2% बताई है, लक्षद्वीप ने 97.3% बताई है, नागालैंड ने 95.7% बताई है, केरला ने 95.3% बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपके वो राज्य हैं, वो यूटी हैं जिन्होंने कि खुद को 100% लिटरेट घोषित कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो आंकड़े हैं वो हम 2027 की जो जनगणना
है उसमें हम देखेंगे, है ना, लेकिन फिलहाल यही याद रखना पड़ेगा। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अब इसकी हिस्ट्री में थोड़ा हमें जाना पड़ेगा। जब से भारत ने मेजबानी की है G20 की, कब की थी? 2023 में। उसके बाद से इसका क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। एग्जामिनर जो है उसका मन नहीं भरा है अभी G20 से। तो 2024 में आप लोग याद रखेंगे किसने किया था? 2024 में ब्राजील ने किया था, ठीक है। अभी इस साल 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे का है आपका 2026 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ठीक है। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब 2026 में करीब 20 सालों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, ठीक है। तो अमेरिका को याद रखना 2026 का यहाँ पे होगा, और सिर्फ 2026 का ही नहीं, 2025 भी याद रखना पड़ेगा, 2024 भी याद रखना पड़ेगा, 2023 भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चारों याद रखना बच्चे। अगली न्यूज, सीपी राधाकृष्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि हमें मिल गए हैं हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर, वरिष्ठ भाजपा नेता, इनको एनडीए के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर के चुनाव जीत लिया है। उनके सामने कौन थे? विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी थे, ठीक है। इनकी जो है आपका 300 वोट ही मिले, है ना। तो 452 और इनको जो है 300 वोट मिले। दोनों को बच्चे याद रखना, एक जो आपके कैंडिडेट हैं विपक्ष के, और एक जो है आपके वर्तमान सरकार जो हमारी है एनडीए, उनके जो है कैंडिडेट है ना। तो उनके कैंडिडेट जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है ये चुनाव जीत गए हैं। ये हमारे देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं? ये होंगे हमारे 15वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन, इनका जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल कैरियर का, महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता, ठीक है। याद रखना बच्चे, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कहाँ के गवर्नर थे? महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इस वक्त जो है हमारे देश के अगले वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। और दूसरा आपका क्या है बच्चे कि जब भी किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सदस्य हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है 2 पदों पे जो है इनकी अपॉइंटमेंट होगी, वाइस प्रेसिडेंट भी बनेंगे और राज्यसभा के सभापति भी बनेंगे। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। रसिया ने एक नई कैंसर वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम है एंड्रोमिक्स। यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। निर्माण संस्थान रूस का नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसके जो अभी इन्होंने इसके बारे में जो एफिशिएंसी बताई है, एफिकेसी इसकी बताई है, ये शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखाई है, ठीक है। तो बच्चे क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले नाम याद रखेंगे, रसिया के द्वारा नई कैंसर वैक्सीन डेवलप की गई है, नाम है इसका एंड्रोमिक्स, ठीक है। ये जो आपकी वैक्सीन है ये कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड है? तो ये आपका mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। किसके द्वारा इसे बनाया गया है? रसिया का नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एंड एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इतना लंबा नाम नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना कि रसिया ने डेवलप किया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये सुरक्षित है, तो बिल्कुल सुरक्षित है इन्होंने कहा है। और ये जो है आपका इसकी जो एफिकेसी है वो कितनी है? तो वो भी आपकी 100% है, ठीक है। ये जो है रसिया के जो ट्रायल है वहां से हमें पता लगे हैं। अगली जो न्यूज है ये है बच्चे आपके फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लोकार्नो इनको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेबेस्टियन लोकार्नो इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने फ्रांसा बायरू की जगह ली है जिन्हें संसद में बजट प्रस्ताव पर विश्वास मत हारने के बाद पद से हटना पड़ा था, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे बच्चे, ये बने हैं आपके फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। नाम क्या है? सेबेस्टियन लोकार्नो। बाकी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम याद रखना। और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के नए बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो। आपको पूछा जाएगा हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री जो है आपके उनको विश्वास जो मत उनके खिलाफ विश्वास मत उन्होंने हारा था, उसके बाद में जो है नए प्रधानमंत्री वहां के बने, तो वो फ्रांस से बच्चे। अगला बच्चे ये अपॉइंटमेंट है आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट को। कौन सी कंपनी? आप लोगों ने लिवाइस का नाम सुना होगा, ये यूएस बेस्ड कंपनी है बच्चे, ठीक है। यूएस बेस्ड अमेरिका की कंपनी है और इसने जो है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को चुना है, ठीक है। याद रखना इस बार आलिया भट्ट के पास में बहुत सारी
ब्रांड एम्बेसडर बनी है बहुत सारी उसकी ब्रांड की, ठीक है। तो लगभग आज की हर न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट ही है, लगभग हर न्यूज़ जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है बच्चे, और हिमाचल प्रदेश वाली, दोनों को याद रखना है ना। भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है 74% है, और ये जो है आपका जो हिमाचल प्रदेश है, इसने अभी तक की सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट 99% जो है वो दर्ज की है। इसके साथ ही इस लिटरेसी रेट के साथ में वो जो है आपका पहले नंबर पे है अभी जितने भी स्टेट ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है उनमें, ठीक है। इसको बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका क्या है, आपको मैंने एक बात कही है कि आप जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, पहले तो सुना मत कीजिए और सिर्फ पढ़ा मत कीजिए, ठीक है। न्यूज़ समझने की चीज़ है बच्चे, समझा कीजिए खबरों को कि क्या है, क्योंकि कई बार जो है, जैसे कि अभी यहाँ पे न्यूज़ है, तो इसमें जैसे नेपाल वाली न्यूज़ है। अब नेपाल वाली न्यूज़ क्या है, ये अभी मतलब ऐसी न्यूज़ है जो मैच्योर नहीं हुई है, कब मैच्योर होगी, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका एंड है, अभी वो फिक्स नहीं, ओरिजिन फिक्स है, एंड फिक्स नहीं है ना। तो खबरों को समझ में आपको समझनी आनी चाहिए, ठीक है। और समझ में आने के लिए आप जब मैं कहती हूँ तो ध्यान से सुना कीजिए, उसके बाद में जो है एक बार रिकॉल ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है तो माइंड में रिकॉल करना है कि आज हमने क्या 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 पढ़ा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपनी माइंड को ट्रेन कर रहे हैं याद करने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। आप 2-3 दिन करके देखिए बच्चे, 2-3 दिन करके देखिएगा, आप चौथे दिन देखना कि माइंड आपको खुद बोलेगा कि याद नहीं करना क्या, ठीक है। वो आदत में आ जाता है और उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ आपके हाथों में है, ठीक है। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझिए खबरों को, उसके पीछे क्या है। उसके बाद में कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई, ऐसा तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो प्रश्न तभी आएगा जब आप प्रोसेस करने देंगे अपने दिमाग को। प्रोसेस नहीं करने देंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो खबरें कभी भी बच्चे रिटेन कर नहीं सकती हैं, है ना, वो रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है, अगर आप सेशन देख रहे हैं, अपना जो बहुमूल्य समय है अगर वो वेस्ट कर रहे हैं इन सेशन के ऊपर या फिर दे रहे हैं, तो वो जो है बच्चे आपका तभी फायदेमंद होगा अगर आप अपने माइंड को प्रोसेस करने आपको अपने माइंड को प्रोसेस करवाना आता है तो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खबरें पढ़ रहे हैं, पहले तो समझ के पढ़िए और उसके बाद में रिकॉल जरूर कीजिए कि हमने क्या 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 पढ़ा है। आज हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा है, नेपाल के बारे में पढ़ा है ना, अमेरिका के बारे में पढ़ा है। पहले फ्रांस इंटरनेशनल न्यूज़ याद करिए, उसके बाद में क्या फ्रांस के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बदले हैं। नेपाल के बारे में क्या पढ़ा है, वहाँ पे जनरेशन जेड कोई आंदोलन चला रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे, रीज़न है वहाँ पे जो है सोशल नेटवर्किंग चीज़ें वहाँ की सरकार ने बंद कर दी थी, है ना। उसके बाद अमेरिका के बारे में हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे जो है G20 की 2026 की अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है। G20 भारत ने कब किया था, 2023 में किया था। 2024 में किसने किया, ब्राज़ील ने किया। 2025 में कौन करने वाला है, साउथ अफ्रीका करने वाला है। तो चीज़ें जो हैं आपकी क्या होती हैं, वो लाइन अप होती जाती हैं। तो वो आपको माइंड को ट्रेन करना आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। याद करवाइए उससे चीज़ें, आप ही का दिमाग है, पड़ोसी का नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।